हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर ही आज नीट पीवाईक्यू सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें प्लांट किंगडम का जो बचा हुआ क्वेश्चन था आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 38 तक का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, आज 39 से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। मैं कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर ही क्लियर कर दूं जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। सबसे पहली बात, अगर हम लोग फंगाई के बारे में बात करें, ठीक है, फंगाई के बारे में बात करें, हमेशा याद रखिएगा फंगाई जो है वो एक हेट्रोट्रॉफ्स होता है। फंगाई एक हेट्रोट्रॉफ्स है। फंगाई का जो सेल वॉल है, फंगाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है काइटिन का, ठीक है। फंगाई का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ही आपको क्या बोलता है? फिलामेंटस एल्गी मल्टी सेलुलर फंगाई। मैं आपको बता दूं कि फंगाई जो है वो ऑल फंगाई मल्टी सेलुलर ही होता है, ठीक है। जितना भी फंगाई होता है सभी मल्टी सेलुलर होता है। फंगाई का जो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो एक एक्सेप्शन है फंगाई का वो है ईस्ट। वो क्या है? वो है ईस्ट। क्यों? क्योंकि ईस्ट जो है वो पहली बात वो होता है यूनिसेलुलर, और दूसरी चीज ईस्ट जो है वो नॉन फिलामेंटस होता है, नॉन फिलामेंटस। जबकि अगर हम लोग फंगाई के बारे में बात करें तो फंगाई एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फंगाई क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो मैं कुछ चीज इसको मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि फंगाई जो है वो क्या होता है। फंगाई हेट्रोट्रॉप्स होता है। कुछ बहुत ही कम ऐसे फंगाई होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनसीईआरटी में आपको हेट्रोट्रॉफ के बारे में ही बात किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि फंगाई मल्टी सेलुलर होता है। फंगाई का एक एक्सेप्शन है ईस्ट। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, क्योंकि फंगाई जो है सभी फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब क्या? देखो, अगर सेल्स आपस में इस तरह से अरेंज है, 1 देन सेकेंड देन सेकेंड देन सेकेंड, इस तरह से अगर आपस में अरेंज है तो हम इसको बोलते हैं फिलामेंटस। बट ईस्ट क्योंकि यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल है तो वो किस तरह से फिलामेंट्स नहीं बना पाएगा। डेट्स वाई ईस्ट क्या है? मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, और साथ में वो नॉन फिलामेंटस है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग 4-5 कॉन्सेप्ट रेडी कर लिए हैं कि आपका आने वाला और भी क्वेश्चन बन पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है कि फिलामेंटस एल्गी। तो एल्गी के बारे में अगर आप जानेंगे, ठीक है, एल्गी के बारे में जानेंगे। एल्गी अगर प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। अगर हम लोग एल्गी के बारे में भी बात करेंगे तो एल्गी जो है वो एनसीईआरटी लिखता है टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे। टाइप ऑफ पिगमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे किस किस प्रकार के पिगमेंट यानी कलर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस बेसिस पे एक होता है ग्रीन एल्गी, ठीक है, एक होता है ग्रीन एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी, और एक होता है रेड एल्गी, ठीक है, एक होता है रेड एल्गी। इस तरह से 3 एल्गी होता है। अच्छा, इस एल्गी का जो ट्रिक है कि इस एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसका जो ट्रिक्स है उसको याद करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जो है वो कॉन्सेप्ट दी हुई हूँ। फिर भी यहाँ पर ही मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, चाहे रेड एल्गी हो, क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इसमें बी, और ब्राउन एल्गी में सी, और रेड एल्गी में डी। यानी कि आप पहले ए लिख दो, उसके बाद बी सी डी लिख दो, ठीक है। अब ग्रीन एल्गी है ना, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होगा जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्राउन एल्गी में आपको एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है जिसके अंडर आता है फ्यूकोजैंथीन, ठीक है, फ्यूकोजैंथीन। तो फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होगा, और साथ में होगा कैरोटीन। कैरोटीन जो है वो येलो, रेड, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद रेड एल्गी में आपका आ जाता है फाइकोइरिथ्रीन। तो फाइकोइरिथ्रीन जो है वो रेड एल्गी का रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप याद रखिएगा, ये जो क्लोरोफिल ए बी होता है ना, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, जो पिगमेंट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। देखिए, मॉस क्या है पहली बात, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बता देते हैं आपको मॉस। आप एल्गी के बाद में आपको पढ़ना है ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको 2 चीज़ें पढ़नी होती है। एक पढ़ना होता है मॉसेस और एक पढ़ना होता है लिवरवर्ट्स, ठीक है, लिवरवर्ट्स। तो अब मॉसेस और लिवरवर्ट्स, अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर 2 सेल स्टेज होता है। एक होता है लीफी सेल स्टेज,
ठीक है। एक होता है लीफी सेल स्टेज और दूसरा होता है प्रोटोनेमा सेल स्टेज, प्रोटोनेमा सेल स्टेज, ठीक है। अब यहाँ देखो, यही चीज़ आपको यहाँ पर ही बताया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बताया साथ में कि मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गा एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, ये तीनों मिलके कौन सा कॉमन मेथड है जिससे ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो है फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, 2012 का नीट का सवाल है, ठीक है। अब देखो, अब एक बात है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है। अगर आप फ्रेगमेंटेशन लिखा हुआ कहीं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लेट्स सी एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ही, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में, फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। तो हम इसको क्या किए हैं कि बहुत सारे फ्रैगमेंट में इसको तोड़ दिए। अगर हम इसको बहुत सारे फ्रैगमेंट में तोड़ दिए हैं तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरह से छोटा छोटा, और ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो है जाके डेवलप कर लेगा पूरा पूरा फुल्ली एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, फंगाई में, एल्गी में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को आप बनाओ, आपसे खुद ही ये क्वेश्चन बन जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गा एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, तो ऑल मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जामाइन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द 4 पार्ट्स A to D। यहाँ आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मार्चेंशिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मार्चेंशिया का स्ट्रक्चर है, मार्चेंशिया। अब ये मार्चेंशिया कहाँ आता है, अभी हम बताए थे ब्रायोफाइट के अंदर 2 कैटेगरी पढ़ना है, एक मॉस पढ़ना है, एक लीवर वॉट पढ़ना है। तो लीवर वॉट के अंदर एक कैटेगरी होता है मार्चेंशिया। और बता दे, मार्चेंशिया जो है ये अलग अलग ऑर्गन होता है, मेल का अलग होता है एक, है ना, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर मेल का होता है और पर्टिकुलर दूसरा एक स्ट्रक्चर फीमेल का मार्चेंशिया में होता है। अच्छा, इसमें भी बता रहे हैं 2 चीज़, मार्चेंशिया में मेल और फीमेल आप कैसे पहचानिएगा। ये एक थैलस है, थैलस किसको बोलते हैं, जहाँ पर भी रूट, स्टेम या लीफ सही से डेवलप नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर। जहाँ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम थैलस बोलते हैं या थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि एल्गी में और मोर प्रेफरेबल ब्रायोफाइट में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस तरह से यहाँ पर एक थैलस स्ट्रक्चर है, तो अगर इस तरह से यहाँ पर ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही बिगड़ा टाइप का ऐसे बना हुआ है, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंथेरिडियम, ठीक है, इसको बोलेंगे एंथेरिडियम। वेयर एज अगर ये भी थैलस है मार्चेंशिया का, लेकिन यहाँ पर ही बहुत प्यार से ऐसा फूल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो तब हम लोग इसको बोलेंगे आर्कीगोनियम, ठीक है, आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनियम जो है वो फीमेल के लिए स्टैंड करता है, और आप लोग को पता है फीमेल्स जो है अपना बाल बहुत अच्छा से बना के रखती है, सर्वर झाड़ के रखती है, और एंथेरिडियम बॉयज ऐसे बाल बिखरे रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो एंथेरिडिया यानी मेल स्ट्रक्चर और आर्कीगोनिया यानी फीमेल स्ट्रक्चर। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक ऐसा बनाओ जो एग्जाम तक याद रहे, ऐसा नहीं कि ट्रिक याद करने के लिए फिर आपको एग्जाम में कुछ याद करना पड़े, ठीक है। तो मार्चेंशिया में 2 स्ट्रक्चर है, एक एंथेरिडियम और एक आर्कीगोनियम। एंथेरिडिया वर्ड याद करो, हमेशा मेल के लिए यूज होता है, और आर्कीगोनिया, ठीक है, वर्ड जो है फीमेल के लिए यूज होता है। इसी तरह से मेगा और माइक्रो में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो मेगा वर्ड हमेशा फीमेल के लिए होता है और माइक्रो वर्ड जो है वो मेल के लिए होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको सीधा डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया है 2011 में। मैं आपको बता दूं कि पहले जो है 2015 तक का वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता था, ठीक है। 2016 से लेके 23-24 तक का पेपर में कोई भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं था। 24 में इक्का दुक्का था, 23 में इक्का दुक्का था, बट 24 का पेपर जो आया है वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया है उसमें, और भर भर के डायग्राम्स दिया हुआ है। तो 25 में भी डायग्राम्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्लीज़ आप लोग एक भी डायग्राम जो एनसीईआरटी के है उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। अलग से 1-2 घंटा टाइम निकाले और सारा डायग्राम को विद लेबलिंग स्टडी करें। चलिए आइए, और खास करके वो डायग्राम जो पीवाईक्यू में आया वो उसको जरूर से जरूर करें। तो अब यहाँ पे देखो, ये सुंदर से इसका बाल झाड़ा हुआ है, तो ये क्या है, आर्कीगोनियम। इसके बाद अगर ये आर्कीगोनियम है यानी ये फीमेल थैलस है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम जेमा कप्स बोलेंगे, और नीचे ना ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हल्का हल्का रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे राइजोइड्स,
ठीक है। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग राइजोइड्स बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है हम उसको राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। और ये राइजोइड्स जो होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? जो रूट्स जहाँ होना है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाय इलेटर्स। ठीक है, एडेड बाय इलेटर्स, ये एनसीईआरटी का लाइन था पहले। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जो स्पोर डेसिमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स, इसका मतलब ये है कि स्पोर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो किसके द्वारा जा रहे हैं? इलेटर्स, एक स्ट्रक्चर है उसके द्वारा ये जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट मॉस इज यूज एज अ पैकिंग मटेरियल। पीट क्या है? पीट एक स्फैग्नम है। स्फैग्नम क्या होता है? मॉस के अंदर आता है। और मॉस किसके अंदर आता है बेटा? ब्रायोफाइट के अंदर आता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है। बॉटनी जो है इज जस्ट लाइक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बॉटनी ऐसा सोतू सब्जेक्ट है नहीं, बट बॉटनी में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कौन किसके अंदर है, किसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो पीट मॉस, जैसे ही आप मॉस देखें ना, फटाक से समझ जाओ भाई ये किसके बारे में बात हो रहा है? ब्रायोफाइट के बारे में। पीट देखे समझ जाओ स्फैग्नम के बारे में बात हो रहा है। और स्फैग्नम जो है वो एक पैकिंग मटेरियल की तरह यूज होता है फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स फॉर डिस्टेंट प्लेसेस। बिकॉज इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई प्लांट यहाँ पसंद आ गया, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, मुझे यहाँ पर ही कोई प्लांट पसंद आ गया और मुझे इसी प्लांट को जो है वो बहुत दूर, मान लो कोलकाता या रांची, 3-4 घंटे का यहाँ से रास्ता है, मेरे को वहाँ लेके जाना है। तो अब इतना कड़ा धूप का मौसम है, तो 3-4 घंटे में हो सकता है वो खराब भी हो जाए। तो क्या करते हैं, उसको पीट का लेबलिंग उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। पीट इज अ काइंड ऑफ स्फैग्नम और स्फैग्नम इज अ काइंड ऑफ मॉस। ठीक है, एंड मॉस इज अ काइंड ऑफ ब्रायोफाइट। इससे होता क्या है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वो जो प्लांट का वाटर कंटेंट है उसको ड्राई होने से वो बचा रहा है। ठीक है, प्लांट का वाटर कंटेंट ड्राई होने से बचा रहा है, तो वो उसको एक तरह से हेल्प कर रहा है कि प्लांट के अंदर पूरी तरीके से ड्राइनेस ना आ जाए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, इन अ मॉस। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन करके कि मॉस एक ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में याद रखिए जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है। देखो, 2 चीज बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो होता क्या है, देखो 2 चीजें, एक तो है गैमेटोफाइट, एक है गैमेटोफाइट, एक है गैमेटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट, एक है स्पोरोफाइट। अब समझ लो, इसका पूरा किस्सा समझ लो, ये लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब याद रखो, मेरे पास क्या है, कहाँ पर ही क्वेश्चन आएगा और कहाँ पर ही कंफ्यूजन होगा। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट। क्या होता है? गैमेटोफाइट। उसके बाद आता है टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन होता है? मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट में एक तरह से दोनों ही होते हैं, बट स्पोरोफाइट जो है वहां पर ही मेन होता है और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। इसी से न जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा है। याद रखिए, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा, ठीक है, और टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा। सिंपल सा बोलने का मतलब है, मान लो कि तुम लोग 2 दोस्त हो, ठीक है, 2 दोस्त हो। अब खाना इसको बनाने आता है, तुमको खाने आता है, ठीक है, तो अब तुम खाना खाने के लिए इस पर डिपेंड हो, तो खाना बनाएगा ये, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है वही करेगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा अगला वाला उस पर डिपेंड करेगा। तो ब्रायोफाइट में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? गैमेटोफाइट। और टेरिडोफाइट में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? स्पोरोफाइट। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी आएगा मेरा, बट अभी नीट का एग्जाम है तो मैं स्टिक टू PYQ हूँ। और अगर किसी को एक्स्ट्रा से एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट कीजिए कि किस टॉपिक में आपको पर्टिकुलर अभी इस समय में प्रॉब्लम है, किसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी एक छोटा सा वीडियो बना के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, आते हैं आगे। पीट मॉस इज यूज, ये हो गया था। मॉस में स्पोरोफाइट पार्शियली पैरासिटिक होता है गैमेटोफाइट पे। अब क्या बात है, हम क्या बताएं कि मॉस में बोलता है स्पोरोफाइट पार्शियली पैरासिटिक और गैमेटोफाइट। क्यों उस पे गैमेटोफाइट पे डिपेंड है? क्योंकि गैमेटोफाइट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। द एंथेरोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया आर कैसा होता है? बाई सिलिएटेड होता है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, ये 1999 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को
बस एक दो बार पढ़ लो। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट कंप्राइज ऑफ स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। अभी बताए हम बताए थे कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, तो प्लीज इसको थोड़ा अच्छा कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स? तो यहाँ पे देखो, ब्रायोफाइट हम क्या बोले थे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा ब्रायोफाइट में, थैलस यानी थैलॉइड स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, दे पोजेस आर्कीगोनिया। अब तुमको एक ट्रिक बता रहे, आर्कीगोनिया किसमें किसमें प्रेजेंट होगा। देखो ध्यान से देखो, ए से होता है आर्कीगोनिया, ए से होता है आर्कीगोनिया, ठीक है, और ए से होता है एल्गी, और ए से होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो और ए से होता है एब्सेंट, ठीक है। तो आर्कीगोनिया जो है वो एल्गी में और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होगा, बट वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्रायो में, टेरिडो में और जिम्नो में, ठीक है। तो ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में आर्कीगोनिया प्रेजेंट होगा, जबकि एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया एब्सेंट होगा। मार्क माई वर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नीट 2025 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, क्यों, क्योंकि स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्कीगोनियम। देखो, वाटर में बहुत सारा फर्टिलाइजेशन जल्दी होता है, खास करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12, उसमें भी लिखा है कि ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के द्वारा होता है। ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट को एल्गी से अलग हटा के रखा गया क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर आर्कीगोनिया था जो कि एल्गी में नहीं था। तो आप खुद देख सकते हो कि कुछ पीवाईक्यू अगर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ही कॉन्सेप्ट है, उसी से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो, इलेटर वाला तुरंत किए थे, फिर आ गया। इलेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्जल इज एग्जिबिटेड बाय, कहाँ, मार्चेंशिया में होता है इलेटर। अभी हम लोग यहाँ पर ही किए थे, ये देखो, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवॉर्ट। तो अभी हम क्या बताएं, मार्चेंशिया के अंदर ही ना लिवरवॉर्ट, ठीक है। कहाँ है लिवरवॉर्ट, लिवरवॉर्ट के अंदर है मार्चेंशिया। तो कभी मार्चेंशिया दे देगा, कभी आपको लिवरवॉर्ट भी दे सकता है। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस यानी फ्यूनेरिया इज प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट। जो प्लांट बॉडी होता है मॉस का यानी ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट क्या है, ब्रायोफाइट एक फ्यूनेरिया है, ठीक है, वो प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट। अगर कोई भी ब्रायोफाइट है तो वो प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कौन है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, वो मोटर का आवाज है, ठीक है। इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या होता है, ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा इसी से रिलेटेड। प्रोटोनेमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। प्रोटोनेमा जो है वो किसके लाइफ साइकिल में होता है, फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में देखने को आपको मिलता है। आगे बढ़ेंगे, ब्रायोफाइट आर एम्फीबियंस बिकॉज, ब्रायोफाइट एम्फीबियन क्यों है, क्योंकि इसको वाटर चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब भी यहाँ पर एक क्वेश्चन किए थे, तो पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आता है। मॉस पेरिस्टोम टेक प्लेस इन स्पोर डिस्पर्सल। एपोफाइसिस इज द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इन लोअर पार्ट, ये थोड़ा याद कर लीजिए। स्ट्रोबिलाई कोन्स आर फाउंड इन, जो स्ट्रोबिलाई होता है, स्ट्रोबिलाई कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, वो कहाँ, इक्विसेटम में देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वाटर, ये बता रहे, ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया हुआ है। सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी, अगर सिनगैमी बाहर हो रहा है तो हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, जो एल्गी में होता है। प्लांट बॉडी थैलोइड कहाँ होता है, मार्चेंशिया में होता है। नेक्स्ट, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट टेंड टू स्मॉलर। देखो, गैमेटोफाइट, वेस्कुलर प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होना चाहिए स्पोरोफाइट को, ठीक है। तो यानी कि लार्ज फेस किसका होना चाहिए, स्पोरोफाइट का, और कम फेस, स्मॉल फेस किसका होना चाहिए, गैमेटोफाइट का। तो वही तो लिखता है, स्मॉलर एंड टू हैव सेक्स, स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। आर्कीगोनियोफोर इज प्रेजेंटेड मार्चेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट, सेलाजिनेला and Salvinia are considered to represent a significant step toward evolution to seed habit। याद रखो, सेलाजिनेला और साल्विनिया ये दोनों टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स में ही सबसे पहले सीड हैबिट देखा गया था। जिम्नोस्पर्म से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो याद करो, हेट्रोस्पोरी। क्यों हेट्रोस्पोरी, क्योंकि होमोस्पोरी तो एक ही जैसा चीज होगा ना, हेट्रोस्पोरी कुछ डिफरेंट दिखाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट इज साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस।
ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन द प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम किसको बोलते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं हो, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, ऐसे प्लांट जिसमें सीड हो, जैसे आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज फेनेरोग्राम, ठीक है। और एक होता है ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा किसको बोलते हैं? जिसमें वैस्कुलर बंडल हो, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये सब कॉन्सेप्ट बिना पढ़े नहीं आएगा, कुछ नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर टुगेदर अंडर द जनरल, किसमें आ जाएगा? क्रिप्टोगैम, मॉसेस यानी ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, और ये सब क्वेश्चन इन ferns meiosis take place at the time of spore formation. Dichotomous branching is found in liverworts. The walking fern is so named because it propagates vegetatively by its leaf tip. Heterospory and seed habit are often exhibited plant possessing ligule. Which one of the following plant kingdom is called amphibian? ठीक है, तो that is called as bryophyta. Next, pteridophytes differ from bryophyte and thallophytes in having vascular tissues. क्योंकि सबसे पहली बार धरती में वो प्लांट जिसमें vascular tissue देखने को मिला था, that is called as pteridophytes. Next, pteridophyte differ from mosses bryophyte in possessing well developed vascular system. ये एक बार रिपीट कर रहा है बात में। चलो, which one of the following is not common between Funaria and Selaginella? Funaria क्या है? मॉस है। Selaginella क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेजिनेला क्या है आपका? टेरिडोफाइट है, ये क्या है? ब्रायोफाइट है। तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब तुम खुद देखो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आर्किगोनियम दोनों में प्रेजेंट है, इम्ब्रियो तो दोनों में बनेगा, फ्लैजिलेटेड स्पर्म दोनों में बनेगा, तो चेंजेस कहाँ है? रूट में, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट, एडवेंटिटियस रूट, ठीक है, टैप रूट। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड इम्ब्रियो बट लैक वैस्कुलर टिश्यू, तो कौन होगा? ब्रायो होगा सीधा। स्पर्म ऑफ बोथ Funaria and Pteris. Funaria moss है, Pteris pteridophyte है, were released together near the archegonium of Pteris. Only its sperm enter the archegonia as Pteris archegonia release chemical to attract its sperm, जैसा नॉर्मल कंडीशन होता है। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सेलाजिनेला, सेलाजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरस नेचर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, दो ही ऐसा प्लांट है पूरे टेरिडोफाइट में जिसमें हेट्रोस्पोरस नेचर है, वन इज सेलाजिनेला एंड अदर इज साल्विनिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन इसमें सही है? ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, सही बात है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड नहीं बनता है। जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता। फ्रूट क्यों नहीं बनता? क्योंकि ओवरी का वॉल डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस, अब देखो, पाइनस को डायशियस लिखा है, हमेशा याद रखिएगा। पाइनस मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब होता है एक सिंगल बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। कॉनिफस आर अडेप्टेड, कॉनिफस कहाँ है? जिम्नोस्पर्म है। थिक क्यूटिकल होगा, सनकिन स्टोमाटा होगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। सिक्वा कौन सा ट्री है? जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, देख लो, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से है क्या? देख लो अच्छा से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट फ्री लिविंग? तो गैमेटोफाइट जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, यानी कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है तो किसमें? पाइनस में। जिम्नोस्पर्म है ना, उसमें टेरिडोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी होगा, तो गैमेटोफाइट तो डिपेंडेंट होगा ही। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर ही मैं समाप्त करती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का कराती हूँ और दूसरे चैप्टर्स को भी कराती हूँ। और कोई बच्चा जो है वो बोलता है कि मैम आपका बुक इतना गंदा क्यों रहता है, ठीक है। तो बेटा, मैं अभी जो हूँ तैयारी नहीं कर रही हूँ तुम्हारे जैसा, बहुत इससे आगे बढ़ चुकी हूँ और अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है। और पिछले 5 साल से टीचिंग कर रही हूँ, तो कभी कभी क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, तो उसके वजह से ये जो है गंदगी हो जाता है। कोचिंग में मेरा ये बुक यूज़ करते करते मेरे को लगता है आई थिंक 5 साल हो गया होगा, तो इसलिए इसका ये हाल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं नया बुक ले लूँगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो है नीट का एग्ज़ाम है और अभी नया बुक जो है वो मार्केट में नहीं आएगा, जिसमें आएगा तो उसमें अभी सही से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी जो है इसी से काम चलाते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, संघर्ष करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलता, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।